प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 61 श्री चमला किरण रेड्डी। समला किरण रेड्डी। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 61। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य क्वेश्चन नंबर 61 बोल दिया। स्पीकर सर, आप प्रश्न पूछिए। आप प्रश्न सर, honorable sir, honorable speaker sir, India, despite being home to 19% of world's children, ranks 113 out of 176 in well-being of children according to the End of Childhood Index. In 2022, child abuse cases surged by 8.7% and approximate 55% of children in India experience some form of abusing according to NCPCR study. India's child population is vulnerable with 28.9% falling victim to sexual crimes as per NCRB report 2020. Additional child rape cases have increased by 96% between 2016 and 2022. As per CRY analysis of NCRB data, also India accounts for strategic 40% of global child marriages according to the National Family Health Survey. Speaker sir, I would like to ask Honorable Minister for steps taken by the government to bring India among the best 50 performing countries in child well-being index with a timeline for the completion of the same. माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मिशन वात्सल्य के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा शुरू की गई मिशन वात्सल्य योजना का उद्देश्य भारत के हर बच्चे के लिए एक स्वस्थ एवं खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना है। उसके लिए ऐसी संवेदनशील, समर्थनकारी और समकालिक इकोसिस्टम स्थापित करना है जिससे उनका पूर्ण विकास संभव हो सके और कोई बच्चा पीछे न छूटे के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाए गए इस योजना के अंतर्गत कठिन परिस्थितियों में फंसे बच्चों को सहायता एवं सहारा दिया जाता है एवं उन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाता है और विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों के समग्र विकास हेतु उपाय किए जाते हैं। सरकार की ये सोच है कि कोई भी बच्चा जो मेन स्ट्रीम से अगर वो हट गए हैं तो उसके लिए हमारे मिशन वात्सल्य के माध्यम से हम उनको हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं ताकि बच्चा कैसे वो संस्थागत परिवेश में रहकर वो उसका सुधार हो सके और समय समय पर, चूँकि भारत सरकार के माध्यम से राज्य सरकार को हम हमेशा इसके लिए गाइडलाइन हम भेजते भी हैं, समय समय पर निरीक्षण भी करते हैं ताकि जो बच्चे, और उसके लिए चाइल्ड हेल्पलाइन हम चलाते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से अगर किसी भी तरह की कोई समस्या में, संकट में बच्चे हैं तो उस चाइल्ड हेल्पलाइन में वो कॉल करते हैं वहाँ, और उसके बाद वो राज्य स्तर और फिर जिला स्तर पर जो हमारी कमिटियाँ हैं उसके माध्यम से उसको विशेष रूप से सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। Sir, according to various reports, around 2 million children lost their parents due to COVID-19. Promoting the government to launch the PM Cares for Children scheme on May 29, 2021, whereas government data shows only 4,532 children have been adopted. Sir, my question is whether the insensitive government has done any study to understand the plight of children who have lost their parents due to COVID. If yes, shall all necessary data to help us understand what exactly has happened to those 2 million children. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये बताना चाहती हूँ कि पीएम केयर योजना जो कोविड से मरने वाले माता पिता के बच्चे को ये सुविधा दी जा रही थी और इसके लिए एक सटीक एक टाइम था 29 मई 2021 से लेके 11 मार्च 2020 से शुरू होकर ये 23 तक था और इसमें जिला स्तर पर डीएम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में एक कमेटी बनी है। वहाँ पे वो अप्लाई करते हैं
और जो बच्चे जिनके माता पिता कोविड से जिनकी मृत्यु हुई है वैसे बच्चों की पहचान कर उनको ये दी जाती है। ये जो पोर्टल है इसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे लोग भी उसमें अप्लाई किए जिनका इस दौरान जिनके ना कोई माता पिता की मृत्यु हुई है ना ही किसी तरह की उनकी कोई समस्या आई है, तो ऐसे सारे बच्चे का इसमें उनका रजिस्ट्रेशन हुआ जिसके वजह से ये सूची दिख रही है। तो ये जिला स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी है और स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से बच्चों का सिलेक्शन होता है और उसके तहत ही हम बच्चों को हर तरह की सुविधा देते हैं जो पीएम केयर फंड में, और वो कोविड के दौरान जिन बच्चों जिनके माता पिता की डेथ हुई है उनको दिया जाता है। तो जो उस कैरेक्टेरिया में जो आए हैं उनको हम लोगों ने हर तरह की सुविधा मुहैया करा रहे हैं। सुश्री जून मलिया। Thank you, sir. My question to the Honorable Minister of Women and Child Development through you is, there are lots of children with special needs in different childcare, madam, in different childcare institution. Is there any specific plans for these children, especially having severe special need? Thank you. मान्य अध्यक्ष महोदय, मिशन वात्सल्य के माध्यम से हम बच्चों को हर तरह अलग अलग तरह के जो बच्चे हैं CNCP बाल गृह है जिसके माध्यम से बच्चों को हम देख रेख करते हैं, और उसमें जैसे जो बच्चे जिसको सुविधा चाहिए CWC जो जिले स्तर पर हमारी कमेटी है, CWC DCPU होते हैं और JJB होते हैं। तो किसी भी बच्चों को अगर विशेष सुविधा की आवश्यकता होती है तो वो CWC में वो CWC को वो सूचना करते हैं और उसके बाद CWC उसे जहां आवश्यकता पड़ती है बच्चों को कहां पे रखना है। चूँकि 3 प्रकार के हमारे बच्चों के लिए भी सुविधाएं हैं, गृह हैं, तो बच्चों को या तो फिर कहीं इंस्टीट्यूशनल केयर के लिए बच्चों को रखना है या स्पेशल नीड के बच्चे हैं तो उनके लिए तो हर तरह की सुविधाएं बनी है और CWC इसको देखती है। CWC उसी अकॉर्डिंग बच्चों को उस स्थान पे सुरक्षित स्थान पे भेजती भी है। क्वेश्चन नंबर 62 श्री श्याम कुमार दौलत बर्वे। माननीय अध्यक्ष जी धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर बोल दें आप जी। क्वेश्चन नंबर 62। ओके, माननीय मंत्री जी। टेबल ऑफ द हाउस। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, आपसे 1 मिनट में मेरा परिचय देने के लिए मानूंगा। मैं फर्स्ट टाइम MP हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, परिचय आप चेंबर में देना, यहाँ तो प्रश्न पूछ लो आप। एक मिनट लगेगा सर। फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ। 1 मिनट के लिए परिचय चेंबर में। मैं सबसे छोटी सदन से आया हूँ, ग्राम पंचायत से उपसरपंच से आया हूँ। नहीं, ये प्रश्न काल में प्रश्न पूछो चेंबर में। हुबू बना हुआ है आपका सबका, एक बायोडाटा बना हुआ है, वो किताब दे देंगे आपको। धन्यवाद सर। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने संशोधित औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना से देश की छोटी छोटी दवा बनाने वाली कंपनी को वंचित क्यों रखा है, जबकि छोटी दवा बनाने वाली कंपनियों ने सरकार को अपनी समस्या भी बताया है, लेकिन सरकार ने कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। जब तक हमारे देश की छोटी कंपनी को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा तब तक कैसे वैश्विक स्तर के मानकों को कैसे पूरा कर सकते हैं? माननीय मंत्री जी। मैं माननीय सदस्य को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि सरकार ने छोटी कंपनी हो या मध्य कंपनियां हो, मिडिल साइज़ की कंपनियां हो, सबको वंचित करने का तो सवाल ही नहीं उठता, बल्कि उनको प्रोत्साहित करने का काम किया है। जो प्रश्न है ये 2 भागों में बटा हुआ है। एक प्रश्न में जो विषय आता है वो पहले फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस, और उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने रीवैम्प्ड फार्मास्यूटिकल्स टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम इसको लागू किया है। और इस स्कीम के तहत जो हमारे छोटे उद्योग हैं, मध्य उद्योग हैं, उनको सपोर्ट करने का और उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दे करके उनको असिस्टेंस देने का ये काम किया गया है। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि
ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुसार जो WHO के जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उसके अनुसार हमारे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को साथ में लेते हुए किस तरीके से हम स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कर सकते हैं, SPI कर सकते हैं, उसके लिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। और सपोर्ट करने की दृष्टि से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो यूनिट 1 करोड़ की लागत से लेकर के 500 करोड़ की लागत तक का और जो फैक्ट्रीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनको हम फाइनेंशियल सपोर्ट दे करके उनको हम स्ट्रेंथनिंग करने के लिए हम सपोर्ट देते हैं। जैसे जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक का है, उनको हम 20% का सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट, एंड नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़। उसी तरीके से जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से लेकर के 250 करोड़ है, उनको हम 15% का सपोर्ट करते हैं, और वो दैट ऑल्सो शुड नॉट एक्सीड मोर देन 1 करोड़। एंड द कॉम्पोनेंट इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग। और जो इनका 250 से 500 करोड़ का टर्नओवर है, उनको हम 10% का फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए उनको वंचित रखने का तो सवाल ही नहीं उठता, उनको प्रोत्साहित करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार कर रही है। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि छोटी दवा कंपनी माननीय सदस्य सबको गाइड मत करो। दवा कंपनी को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है ताकि गंभीर बीमारियों की दवा, जो अपने यहाँ पैंडेमिक आया था, जो कोरोना के समय में अपन ने देखा है कि छोटी कंपनियाँ जिस तरीके से अपन प्रोत्साहन राशि उनको दे रहे हैं, तो उनसे अपन मेडिसिन की जो रेट है आज अपन देख रहे हैं कि किस तरीके से बढ़ रहे हैं। जो प्रोत्साहन राशि अपन दे रहे हैं तो उसमें रेट का कुछ फिक्स कर रहे हैं क्या सरकार अपने तरफ से? मंत्री जी महोदय बताएंगे। माननीय मंत्री जी, ये प्रश्न इस प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन मैं उनके ध्यान में ला दूं कि हमारे यहाँ 2 संगठन, एक तो स्वास्थ्य विभाग के तहत नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स, उसमें हम एसेंशियल मेडिसिन्स की लिस्ट में हम मेडिसिन्स को जोड़ते हैं जिसकी प्राइस की कैपिंग की जाती है, और सरकार के निर्धारण पर ही वो उनकी दवाई का दाम होता है। तो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स में हम उनको देखते हैं। और उसी तरीके से एक फार्मास्यूटिकल के विभाग में NPPA है जो प्राइसिंग की अथॉरिटी है, तो वो प्राइस की भी अथॉरिटी इस प्राइसेस को, जो एसेंशियल मेडिसिन्स हैं और अदरवाइज भी हैं, जो शेड्यूल ड्रग्स में नहीं भी आते हैं, उनकी भी प्राइसिंग की जाती है। तो इसलिए मैं यहाँ सदन के सभी सदस्यों को इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि जानलेवा बीमारियाँ और जीवन को बचाने वाली दवाइयाँ जितनी भी हैं, वह सरकार उनकी प्राइस को कंट्रोल करती है, और ताकि वह साधारण व्यक्ति उसको खरीद सके, इसकी चिंता करती है। माननीय मंत्री जी, मैं आपको अवगत करा दूं कि मैं जितने भी दुनिया के देशों में गया, उन सब देशों के अंदर भारतीय दवाओं की डिमांड है, उनकी गुणवत्ता और रेट पर सब संतुष्ट में जितने देशों में। अरविंद सावंत जी। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर। इसको ग्लोबल और बढ़ा सकते हैं अपन, मतलब बहुत जो इनका कहना है। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर। ये इनका, एक मिनट अरविंद जी, इन सबका मत ये है सदन का कि ग्लोबली और इसको बढ़ा सकते हैं मापदंडों से, और एक्सपोर्ट करने में भी भारत दुनिया का सबसे नंबर 1 देश हो सकता है। ऐसी तरह अभी दूंगा आपको भी, अरविंद सावंत जी दूंगा। थैंक यू स्पीकर, ऑनरेबल स्पीकर सर। while giving an answer to the question, he has made some slabs कि हम ऐसे मदद करना चाहते, 0 से 50 करोड़ तक, 1 करोड़ से 50 करोड़ थे, लेकिन उसी उत्तर में आपने कहा टू द एक्सटेंट ऑफ 1 करोड़। जब 250 करोड़ तक के आप 15% देने वाले हो, तो 1 करोड़ क्यों? तो उसका 15% ज़्यादा बनता है, तो क्या वो सीमा उसने आपने लगाई है क्या? नहीं तो भी परसेंटेज को कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, आपके पास 100 से ज़्यादा एप्लीकेशन आ गए, आपने उनमें से 7 को सिर्फ मान्यता दी है। वाई दी 93 हैव बीन वेदर रिजेक्टेड और दे विल बी कंसिडर्ड इन फ्यूचर? और दूसरी बात कि क्या हम आप जो आप प्रयास करें उसका भी स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। जैसे आदरणीय अध्यक्ष जी ने जो कहा
तो हमारी दवाओं का पेटेंट बनाने के लिए वर्ल्ड क्लास जब बनाने जा रहे तो वी हैव टू क्रिएट पेटेंट ऑल्सो। तो हमारी हिंदुस्तानी फार्मा कंपनियां अगर हमारी पेटेंट बनाने के प्रयास करती है तो सरकार उसको सहायता करती है कि नहीं, और प्रयास हो रहे कि नहीं? धन्यवाद सर। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो जो आपने कहा उसमें मैं एक बात जोड़ दूं कि भारत जहां तक दवाई बनाने में आज दुनिया एक्सेप्ट करती है कि दुनिया की डिस्पेंसरी आज भारत बन गई है। वर्ल्ड्स मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट चीपेस्ट मेडिसिन वो इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है। ये मैं हाउस के सभी सदस्यों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और भारत सरकार इसको प्रोत्साहित कर रही है। जहाँ तक आपने बात कही कि ये 1 करोड़ रुपए का, तो अभी तक की जो स्कीम है उसमें जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट करने का उद्देश्य है। जो 250 से 50 वाली हैं उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो उस प्रपोर्शन में कर रहे हैं। जो 20% हम देंगे स्मॉल को, 15 देंगे हम मिडिल को, और उसका जो एक्सीडिंग लेवल है 1 करोड़। आपका जो सुझाव है वो सुझाव ठीक है, आप सदस्य के रूप में रख सकते हैं और आप मुझे चिट्ठी में भेज दीजिएगा। स्कीम्स आर ऑलवेज ऑन गोइंग एंड देयर इज ऑलवेज अ सिचुएशन वेयर वी कैन थिंक ऑफ सम मॉडिफिकेशंस ऑल्सो। तो और पेटेंट के बारे में जहाँ तक आपने बात कही है ठीक है, इस तरीके से भी हम उसको प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे। और जो आपने 7 अप्रूव्ड वाली बात कही है, इट इज़ ऑल्सो एन ऑन गोइंग प्रोसेस। 100 एप्लीकेशन की रजिस्ट्रेशन हुई है, अब 7 उसमें से अप्रूव है। गौरव गोगोई जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं, और गुणवत्ता की जब बात आई मैं वही सरकार से जानना चाहता हूं कि जो ड्रग्स यहां से भारत से हम दूसरे प्रदेशों में भेजते हैं उसकी गुणवत्ता को लेकर सरकार का क्या मापदंड है? क्योंकि बीच में ये भी खबर आई है कि जो खांसी की जो दवाई है जो अफ्रीका में गए हैं उसको लेकर बहुत से चिंता व्यक्त की गई है, बहुत से वहाँ पे गलत पदार्थ पाए गए हैं, कुछ कदम सरकार ने शायद लिए भी हैं। तो गुणवत्ता को लेकर ऐसी खबर जो आई है खांसी के दवाई को लेकर, सरकार इस पे क्या कर रही है, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा। माननीय मंत्री जी। ऐसे हमारा बहुत ही रोबस्ट सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन का मेडिसिन का है। जो एक्सपोर्ट होती हैं दवाइयाँ उनका सैंपल सर्वे यहाँ भी होता है, और वो कंसाइनमेंट जब वहाँ जाती है तो उनका वहाँ पर ही रैंडम सर्वे होता है। जो इन्होंने खांसी की बात कही है, एक समय में आई थी, उस पर भारत सरकार ने एक्शन भी लिया था और हम इस पर लगातार सतत विजिल भी हैं और इस पर ध्यान दे रहे हैं। सोगत राय जी। इस तरीके की घटनाएं न घटे इसकी चिंता करें। सोगत राय जी। माननीय मंत्री बताए हैं कि हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड उठाने के लिए क्या क्या कदम लिया जा रहा है। माननीय सदस्य गौरव गोगोई ने बताया कि हमारे जो ड्रग्स एक्सपोर्ट होते हैं उसको बारे में सीरियस कंप्लेन है और उसको सुधारने के लिए अभी तक कोई जायज़ कदम नहीं लिया गया। सुझाव बता दो। चलो सर नहीं, सुझाव नहीं, मेरा सवाल है कि मंत्री जी का दफ्तर में भी बंगाल केमिकल, IDPL जैसा संस्थाएं हैं, वो मर रहे हैं, उसका हालत बहुत ख़राब है। इनको सुधार करके उनको स्टैंडर्ड उठाने का क्या कदम मंत्री जी ले रहे हैं? देखिए माननीय अध्यक्ष जी, ये प्रश्न जो है ये संबंधित है रिवैम्प्ड फार्मास्यूटिकल अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम के तहत, जिस पर हमने जवाब दिया। माननीय सदस्य का एक स्पेसिफिक प्रश्न है और वो स्पेसिफिक यूनिट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। माननीय सदस्य मुझे पत्र लिख करके दें, उस पर मैं पूरी गहराई से उसका वो करूँगा और उसको जवाब भी दूँगा। ये इसलिए क्योंकि ये इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 श्री राजमोहन उन्नीथान। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। क्वेश्चन नंबर 63 राजमोहन उन्नीथान। क्वेश्चन नंबर 63। माननीय मंत्री महोदय।
statement is laid on the table of the House. माननीय सदस्य, Sir, Indian expatriates are the most marginalized and exploited segment of our population. They opt overseas career as their last option in life due to the absence of any other opportunity available in India. But our government is deplorably pathetic towards these hapless people. Sir, the Indian Community Welfare Fund, ICWF, is the best example of India government's stepmotherly attitude towards the Indian expatriate community. The ICWF is conceived as a critical support, sir. Honorable member, only प्रश्न. I am asking the question, sir. हाँ. The ICF is conceived as a critical support mechanism to expatriates in emergency situation. Compulsory contributions are collected from the Indian expatriates to the fund, but the Indian embassies are very parsimonious in releasing the funds to the needy expatriates, particularly in the GCC countries. Hence, this question is raised on the floor of this August House. I would like to know whether the government has any plan to involve the organizations of Indian expatriates in management of ICWS, if the details so far. माननीय मंत्री जी. So the learned member has raised many issues, but I particularly object to the allegations that have been made regarding the utilization of the ICWF funds. So the details of the utilization of the funds are very clearly given in the annexures, and it shows that we have a large amount of balance available for the welfare and the well-being for our workers who have gone abroad. So I'd like to add, so that it is a very important issue for the entire country, that the well-being of our workers are taken care of who have traveled abroad. And it is rightly so, as the member said, that they belong to the weaker sections of our society, especially financially. But I'd also like to add, sir, that apart from ICWF, our government has taken many such measures, especially under the leadership of our Honorable Prime Minister, that I can proudly say that today every Indian who has traveled abroad, either as a student, as a laborer, as a worker, or even as a tourist, feels safe and secure given the measures that we have given. Sir, may I answer? Sir, may I answer? Sir, the members raising the question of Kuwait, sir, that is a matter of the Kuwait government. And when the Kuwait tragedy happened, we took all possible measures to bring back the mortal remains in record time, sir. Record time में हम लोग कुवैत से mortal remains लाए थे. वो उनका internal matter है, and वो लोग अब पूरे ध्यान से उसको देख रहे हैं कि ऐसी tragedy वहाँ ना हो. They are going over the system there, sir, but that is their matter. Our responsibility lies in providing all assistance, whether legal or physical, medical, even to the tune of giving insurance cover to our citizens to work, study, or as tourists. Second question. Honorable member. Sir, ICWF is, among other things, meant to provide emergency medical care on means tested based to overseas Indians who are involved in an accident with serious life-threatening injuries or have life-threatening medical conditions or suffer a serious disability. I would like to know from the Minister how much amount has been disbursed for this purpose from the ICWF in the last 2 financial years. So, a detailed reply in Annexure 1, Annexure B, and in Annexure C of the main answers already provided to the honourable members. E.T. Mohammad Bashir. देखिए माननीय सदस्य, इस सारे विषय के अंदर एक मिनट सारे विषय के अंदर सरकार की तरफ से कोई बजटीय प्रावधान तो है नहीं. ये सब पैसा कलेक्शन किया जाता है इसी से ही. तो और बेहतर सुझाव हो तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा. इसमें सभी लोगों से चर्चा कर विशेष रूप से हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं उसके क्योंकि इसमें सरकार का पैसा तो है नहीं, बजटीय प्रावधान सरकार में है नहीं. तो जब पैसा उनका है तो उनको कैसे बेहतर कर सकते हैं उस पर चर्चा कर लेना एक बार.
ओके, इटी मोहम्मद बशीर। सर, थैंक यू वेरी मच सर। माननीय सदस्य, आपको मैं हर बार प्रश्नकाल में अलाउ करता हूं, अगर आप बीच में उठोगे तो कभी प्रश्नकाल में अलाउ नहीं करूंगा। नो, बैठिए सर। माननीय सदस्य को बोलने दो। Sir, thank you very much, sir. मोहम्मद बशीर। Thank you very much, sir. Sir, my question is pertaining to the functioning of this fund in different embassies. Sir, transparency, accountability, and a structured feedback mechanism is missing there. It is totally confusing, sir. In order to substantiate my point, I would like to quote Parliamentary Standing Committee on External Affairs in the 15th report highlighted the need for improved transparency and accountability in the management of ICWF. The report emphasized that while ICWF has been beneficial to the needy people, some more attention is required in this. It recommends setting up of a transparent mechanism for monitoring and evaluating the fund utilization, ensuring that the support reaches to the intended beneficiaries. Sir, I would like to ask the Honourable Minister, Okay. what he also will agree because he has given that much of details in 137. मैंने आपका अच्छा सुझाव है, my humble question is, sir, what type of mechanism, he is going to introduce to ensure transparency in the system? So, the honourable member is a very senior member of the House, and he's constantly raised the issue of safety, security and well-being of workers abroad. So we have endeavoured to give a very detailed reply, and specifically to the honourable member's question that what transparency measures should be built in. So I'd like to add that this fund is constantly monitored by our missions abroad. So it is primarily collected by levying charges on our consular services. So it's a global fund, and whichever mission needs it more, it is transferred there. And we have, sir, since 2014, sir, we have spent rupees 656 crores to assist more than 3.5 lakh Indians in distress, sir. Sir, आज की डेट में हमारा current balance 692 crores है. But even then, sir, we are welcome to take any suggestions from the honourable member to whatever his suggestions are regarding the transparency of the utilization of these funds, sir. ये बात ठीक है, आप एक बार सुझाव दें और माननीय मंत्री जी, और पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दीपेंद्र हुड्डा जी। आपके माध्यम से मैं जानना चाहूँगा, क्या विदेश मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि सर पिछले चंद वर्षों में बिना वीज़ा के जोखिम के रस्तों से लाखों की तादाद में हमारे देश के कई प्रदेशों के नौजवान, जिसको डोंकी का रास्ता कहते हैं, बेरोजगारी से हताशा से विदेशों की तरफ जा रहे हैं। यूएस, केवल एक मैं यूएस का उदाहरण देता हूं, कस्टम एंड बॉर्डर पेट्रोल सीबीपी यूएस के अनुसार 97,000 भारतीय नागरिक यूएस के दोनों पनामा के जंगलों के रास्ते मेक्सिको बॉर्डर से या कनाडा के थ्रू यूएस के अंदर पिछले एक वर्ष में उन्होंने उनको चेक किया है। अमानवीय परिस्थितियों से गुजरते हुए नौजवान जाते हैं। आज अभी यूएस में, अकेले यूएस में 15 लाख ऐसे भारतीय नागरिक हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं। क्या विदेश मंत्रालय उनकी समस्याओं को, जो सामना उनको करना पड़ रहा है, उसके बारे में संवेदनशील है? यदि हाँ, तो क्या कर रहा है उनकी मदद के लिए? Sir, our missions and this ICWF fund, the question the Honourable Minister has asked is not directly connected to it, but it's a sensitive question, sir, and I'll endeavour to give a full reply to it. Sir, जो हमारे Indian nationals आज बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, sir, there are two categories of countries. One is ECR countries and the other is ECNR countries, where the immigration check is not required. Sir, हमारी सरकार ने एक e-migrate पोर्टल शुरू किया है सर। इसका वजह यही है कि जितने भी हमारे वर्कर्स बाहर जा रहे हैं उस पर रजिस्टर करें, तब वो बाहर जाएं, उनका डेटाबेस ई-माइग्रेट पोर्टल पर रहता है, एंड इट हेल्प्स इन कीपिंग आवर मिशंस इन ट्रैक विद देम। और उनकी कोई भी अगर दिक्कतें होती हैं, हम लोगों ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, 24/7 हेल्पलाइन भी है, मदद पोर्टल है, और भी तमाम चीज़ें कि इंश्योरेंस स्कीम है कि उनको कोई दिक्कत ना महसूस हो। सर, ये जो ई-माइग्रेट सिस्टम है सर, इट इज़ compulsory for ECR passport holders going to ECR countries. In other cases, whether the passport holder is non-ECR going to a ECR country
or whether the passport holder is an ECR passport holder going to non-ECR countries, sir, we recommend and advise to go through this migrate portal, sir, so that उनको हम लोग safe रख सकें, उनकी well-being देख सकें. But for nationals who do not undertake this service provided by our government, sir, how can we know कि वो क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं? And sir, जो आपका ये आदरणीय सदस्य जी का जो question है, sir, that relates more to the visa curtailing done by the US. वो लोग अपने सिस्टम को इतना सख्त रखे हुए हैं कि हमारे सिटीजन्स को जो उनको जाना ही है वो तमाम तरीके के मेथड्स अपनाते हैं सर. बट वी कांट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. क्वेश्चन नंबर 64 श्री हनुमान बेनीवाल. क्वेश्चन नंबर 64. माननीय क्वेश्चन नंबर 64. A statement is laid on the table of the House. माननीय सदस्य. अध्यक्ष महोदय, आज देश के अंदर जो गंभीर बीमारी तेजी से फैल रही है, कैंसर रोगियों की संख्या जिसकी चपेट में गरीब तक मध्यम वर्ग के लोग तेजी से आ रहे हैं, महंगी दवाइयों और समय पर इलाज नहीं मिलने से हो रही मौतें चिंता का विषय. मैंने मंत्री जी से कैंसर के रोगियों की दवाओं को कम मूल्य पर उपलब्ध करवाने के संबंध में सवाल पूछा, इसका जवाब मंत्री जी ने दिया. अध्यक्ष महोदय, मैं दो पूछ सकते हैं ना साहब? हाँ, पहले एक पूछ लो आप. पहले एक पूछ लेता हूँ. आप प्रश्न पूछो जो लिख के लाते हो उसकी जगह. जवाब में कहा कि NPPA 27/2/2019 को गैर अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर 30% व्यापार मार्जिन की अधिकतम सीमा तय की, जिससे दवाओं की 526 ब्रांडों की MRP में औसतन 50% कमी हुई. मंत्री जी, आपने जवाब में जो सूची दी उस पर क्रम संख्या 118 पर जो दवाई है ट्रेस टू जुमाब, उस पर 54,725 रुपये MRP है, मगर उसकी कीमत 13 से 14,000 रुपये है. ऐसे में कॉरपोरेट अस्पताल मरीजों से पूरी MRP लेते हैं. क्या आप जितनी वास्तविक कीमत है उतनी MRP ही अंकित करने हेतु कोई निर्देश जारी करना चाहते हैं ताकि मरीज ठगे नहीं जाए? यदि हाँ तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों? ये महज एक उदाहरण था मंत्री जी, ऐसी कई दवाओं के अंदर हो रहा है. माननीय मंत्री जी. माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है, ये सच में जहाँ तक कैंसर का सवाल है, ये लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है और लगभग 2.5% प्रति वर्ष कैंसर के पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है. और उसमें भी ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं का और ओरल कैंसर और लंग कैंसर पुरुषों में ये बढ़ रहा है. 15.5 लाख से ज़्यादा पर जो पेशेंट्स हैं वो रजिस्टर हो रहे हैं. जो दवाइयों के बारे में उन्होंने कहा, वो हमारी एक लिस्ट है जिसको हम मॉनिटर करते हैं, और कुल मिलाकर के जो, जैसा मैंने पहले प्रश्न में भी कहा कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स, इसमें 131 दवाएं कैंसर की हैं, 131 जो शेड्यूल 1 में आती हैं, जो उसकी प्राइसिंग सरकार करती है और NPPA करती है. और ये वो मेडिसिन्स हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं और जिनका उपयोग किया जा रहा है. और इस पर NPPA जो है वो सीलिंग प्राइसेस लगाती है. इसके माध्यम से लगभग 294 करोड़ रुपए का पेशेंट्स को फ़ायदा हुआ है इस सीलिंग को लगाने से, और इसको हम लोगों ने इसी तरीके से आगे बढ़ाने का भी प्रयास किया है. इसके अलावा हम लोगों ने कुछ मेडिसिन्स ऐसी हैं जो 131 के लिस्ट में नहीं आती हैं, लेकिन ऐसे 28 कॉम्बिनेशंस हैं जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में नहीं आते हैं, लेकिन उसके बारे में भी सरकार ने और NPPA ने उनकी भी प्राइसिंग को कंट्रोल कर रखा है. और जहाँ तक सवाल है ये कॉस्ट ऑफ द लेवल ऑफ द जो डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुँचता है उससे 30%, उससे ज़्यादा की MRP नहीं हो सकती है, और यह भी 50% से कम हो रहा है, यानी 50% प्राइसेस उसमें से कम की गई हैं. इस तरीके से कोशिश की गई है कि कैंसर के ड्रग्स को हम अफोर्डेबल प्राइसेस में कर सकें. 2 बातों पर हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया है. एक तो ये जो जन औषधि केंद्र हैं, इन जन औषधि केंद्रों में हम लोगों ने लगभग जो 1300
13,000 आउटलेट्स हैं। उन 13,000 आउटलेट्स में जो लगभग 2,000 मेडिसिन हम देते हैं, उसमें से 83 मेडिसिन एंटी कैंसर की भी हैं, और जहां हम दवाइयों को देने का प्रयास करते हैं। उसी तरीके से हमारा एफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट ट्रीटमेंट अमृत, यह भी स्कीम चलती है, जो हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसका भी हम आउटलेट खोला है, और जहां पर हम ब्रांडेड मेडिसिन को भी हम कम रेट पर पेशेंट्स को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से कैंसर को हमने कोशिश की है कि उसको हम कंट्रोल में रखें। और अभी जो कल बजट, परसों जो बजट माननीय हमारी बहन सीतारमन जी, निर्मला सीतारमन जी ने रखा है, उसमें भी 3 कैंसर ड्रग्स का कस्टम्स ड्यूटी को हटा दिया गया है, ताकि वह भी हमको सस्ते में मिल सके। अभी माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसके वो एक विशेष के बारे में पूछा है, वो उन्होंने बताया है, मैं इसको ज़रूर एग्जामिन करता हूँ कि ये कोई आपने नंबर बताया है, उस नंबर को पर मैं एग्जामिन करूँगा कि अगर वो MRP से आगे जा रहा है तो स्थानीय वहाँ के अधिकारी उसकी चिंता करेंगे। लेकिन जो हम लोगों ने NPPA ने जो सीलिंग प्राइसेस तय की हैं, उससे ज़्यादा पर कहीं भी कोई दवाई नहीं बेची जाएगी, ये हमारी जिम्मेवारी है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने NPPA 27/2/2019 को गैर अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर 30% व्यापार मार्जिन की अधिकतम सीमा तय की, लेकिन जिन दवाओं को इन श्रेणी में अनुसूचित किया, उन्हीं दवाओं में एक अतिरिक्त साल्ट मिलाकर फार्मा कंपनियां मनमाफिक दरों से दवाएं बेचने लग गई। ऐसे में आपकी अधिसूचना का अतिक्रमण करने के लिए उन्होंने तोड़ निकाल लिया। ऐसे में क्या फार्मा कंपनियों द्वारा किए जा रहे ऐसे कार्यों पर लगाम लगाने के लिए कोई नीति लाएंगे? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर क्या? मंत्री महोदय, आखिरी मेरा सर इसके साथ ही कि क्या जब बजट के अंदर आप बता रहे हैं कैंसर के लिए हमने इतना कुछ किया है, तो क्या सरकार अपने स्तर पर देश के तमाम मेडिकल कॉलेजों के जो संबंधित मेडिकल कॉलेज संबंधित अस्पताल है, वहाँ सरकारी संस्थानों में कैंसर रोगियों को संपूर्ण मुफ्त दवाइयाँ देने का विचार रखती है? इसको लेकर सरकार की क्या मंशा है, ये विवरण आप बताएं मंत्री जी। नहीं, जहाँ इन्होंने कहा कि कोई दवाई में सॉल्ट बढ़ा देते हैं या कॉम्बिनेशन, मैंने उसका जवाब दिया कि देखिए ये रेगुलर प्रोसेस है। जब हम फर्ज कीजिए कि 40 दवाइयों पर हम सीलिंग लगाते हैं, तो वो एक नई दवाई निकाल करके लाते हैं जिसमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन चेंज कर देते हैं और वो सीलिंग से बाहर चली जाती है। इसके लिए हमारे यहाँ रेगुलर मॉनिटरिंग होती है, और इसीलिए हमने कहा कि 28 ऐसे फॉर्मुलेशंस हैं जो फिक्स कॉम्बिनेशन में नहीं आते हैं और वो सीलिंग में नहीं आते हैं, लेकिन इनको भी हमने इंक्लूड कर लिया। सो दिस इज़ अ रेगुलर प्रोसेस। कोई इस तरीके का मार्केट में कोई दवाई आती है, हमारी कोशिश ये है कि कोई भी कैंसर का ड्रग जो आए और उसकी वो अफोर्डेबल ना हो, उस पर सीलिंग लगाने के लिए NPPA जो हमारी प्राइसिंग अथॉरिटी है वो कारगर है, और वो उस पर एक्शन लेकर के उसको सीलिंग में लाने का प्रयास करती है। श्री प्रदीप कुमार सिंह। प्रदीप। अमिंदर सिंह राजा। 9 अमिंदर सिंह राजा। अध्यक्ष महोदय की आप सीनियर मेंबर है, जानते तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि कैंसर एक बहुत ही भयानक बीमारी है, और हम यहाँ पर सब बैठे लोग ये भी जानते हैं कि पिछले 1.25 महीनों 4 जून को हम चुनकर आए थे, और मेरे को लगता बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पिछले 1.25 महीनों में मैंने सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट की चिट्ठियाँ के ऊपर साइन किए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए। आपका प्रश्न क्या है? मेरा सवाल ये है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि इससे कोई बच नहीं पाया, बहुत खतरनाक बीमारी है। क्या ऐसा हो सकता है जहाँ पर हम ये कहते हैं कि वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भारत बन चुका है, जब बनने जा रहा है, और आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन लोग जो कैंसर का इलाज कराने के लिए यहाँ धक्के खा रहे हैं, कोई वहाँ धक्के खा रहा है, कोई हमारे से साइन करा रहा है? क्या ऐसा हो सकता है इस देश में कि जो कैंसर पीड़ित लोग हैं
उन बिलो पॉवर्टी लाइन है, जब मिडिल क्लास लोग हैं उनका इलाज मुफ्त किया जाए, दवाई सस्ती क्यों करनी है? मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, कि करोड़ों रुपया लग जाता है, क्या उनका इलाज फ्री हो सकता है? ओके। माननीय सदस्य की जो भावना है उसकी मैं कदर करता हूं। सच में कैंसर एक जानलेवा बीमारी है और इसकी तकलीफ जिस परिवार पर पड़ती है, एक तरीके से उस परिवार की स्थिति खराब हो जाती है। लेकिन हमारी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने इसके लिए बहुत से कदम उठाए हैं और कदम उठाने की दृष्टि से कैंसर केयर यूनिट्स का लगने से लेकर के आयुष्मान भारत में 50 करोड़ पीपल, 10 करोड़ 34 लाख फैमिलीज को 5 लाख रुपए का सालाना असिस्टेंस दे करके उनको आयुष्मान भारत में सपोर्ट करने का प्रयास किया गया है। तो जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को इसमें जोड़ करके देखने का प्रयास हुआ है ताकि कैंसर का इलाज हो सके। उसी तरीके से जो बहुत से जो प्रोसीजर्स हैं कैंसर के, वो जो बीपीएल वाले हैं उनका तो फ्री भी होता है, लेकिन बहुत सी जगह पर जो हम लोगों का फ्री डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हम लोगों ने दी है, राइट फ्रॉम पीएचसी से लेकर के टर्शरी केयर यूनिट तक, उसमें इन सारी चीज़ों की चिंता की जाती है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि हम इस पर 3 बातों पर काम कर रहे हैं। एक तो प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और क्यूरेटिव। प्रिवेंशन पर भी बहुत काम चल रहा है क्योंकि इसकी प्रेवलेंस ना हो, और प्रोमोटिव हो ताकि हम हेल्थ को प्रमोट करते हैं। अब कई लोग हमारे को बहुत कहते भी हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि हर टोबैको पर हम लोगों ने लेबल लगा करके कैंसर के इम्पैक्ट्स को बताने का प्रयास किया है। उसी तरीके से टोबैको का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसको भी बताने का प्रयास किया है, और प्रिवेंशन के दृष्टि से और जितने भी प्रयास हो सकते हैं वो किए गए हैं। जहाँ तक क्यूरेटिव का सवाल है, हमारी कोशिश है कि हम कैंसर पेशेंट को एफोर्डेबल और एक्सेसिबल उनकी दवाई का इलाज उनके इलाज की व्यवस्था कर सकें, और इस पर सरकार प्रयासरत है। सुश्री संभवी धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने 3 कैंसर ड्रग्स पे कस्टम ड्यूटी को एग्जेम्प्ट करके कैंसर ट्रीटमेंट को और अफोर्डेबल किया। मेरा प्रश्न कार टी सेल थेरेपी से है, जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए एक अफोर्डेबल माध्यम है, पर अभी ये पूरे देश में सिर्फ 30 अस्पतालों में है। मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से ये है कि कैंसर ट्रीटमेंट को कार टी सेल थेरेपी के माध्यम से और अफोर्डेबल करने के लिए ये ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में कब शुरू होगा, जिससे गरीब परिवारों को भी इसका लाभ मिल सके? नहीं, इस फैसिलिटी को एक्सपैंड करना है इन ड्यू कोर्स, जैसे जैसे होता है उसको अब एक्सपैंड करेंगे। क्वेश्चन डिमांड ऑफ ग्रांट पे बात करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 65, माननीय मंत्री जी। The statement is laid on the table of the House. माननीय सदस्य। Thank you very much, sir. As the saying goes, health is wealth in our country. The medical infrastructure is the backbone of our growth as a society, both economically and socially, sir. For creating the medical infrastructure, we need new medical colleges, new hospitals, new PhD centers, sir. Sir, I would like to, through you, sir, ask the Honorable Minister, in his reply stated that there is a condition actually stipulated by National Medical Council Commission on 16th August 2023, sir. Restriction of, ratio of 100 MBBS seats for every 10 lakh population in the state. Sir, with this, 13 states, will go out of, the system, sir. In South, especially Tamil Nadu, Andhra, Telangana, Karnataka, we will not get more seats, later, sir. No medical colleges will come, sir. So this has to be, now corrected, and our Honorable Minister, has to clear the doubt in the minds of everybody, sir. जहाँ तक माननीय सदस्य, the honorable member has asked the question about the increase in the medical colleges. I would like to share with the member and with the House also that
we had only one All India Institute of Medical Sciences, and later on we had 6 All India Institute of Medical Sciences. Now we have got 21 All India Institute of Medical Sciences, where 6 plus 12 are operational. If I talk about the medical colleges, I would like to share with him that in 2014, before 2014, there were 387 medical colleges, and now there are 731 medical colleges. There is an 88% increase in the medical college, and the MBBS seats have increased to 118% of MBBS seats. The MBBS seats were 51,348 in 2014, and now it is 1,12,112. The same way, if I talk about the PG seats, the increase is 133%. The PG seats were 31,185, and now there is a big leap. We have PG seats 72,627 in 2024. So I would like to enlighten the honourable member that the government is apprised about the matter, and we want to see to it that the expansion of medical colleges takes place and more doctors are there to take care of the healthcare sector. As far as the NMC issue is concerned, you have asked. There have been certain questions and queries about it. I am reviewing and I will see to it. We are having a dialogue with them. The purpose is to see to it that there should be a balance between the quality of the medical education and the quantity of the medical education, means the quantum of it. So we are trying to see as fast as we can go. So we are trying to convince them also, but at the same time, we do not want to compromise on the quality of the medical doctor, because we should be proud to, and I would like to share with you, that it is the Indian doctors who are taking care of Europe, of England, of America. This is the quality of doctors which we are producing. तो यही नहीं, हम तो दुनिया को डॉक्टर्स दे रहे हैं और वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स दे रहे हैं. तो इसलिए हमारी कोशिश है और हम इसमें एज फास्ट एज वी कैन गो, वी आर ट्राइंग टू गो. माननीय सदस्य. Sir, thank you very much for the elaborate reply also, Honorable Minister. Sir, my second supplementary is that, sir, there is, in last regime in Andhra Pradesh, we have been sanctioned, under this centrally sponsored scheme. 3 medical colleges, as against 17 medical colleges, state government has declared, sir. And that is 60-40 ratio. Sir, I would like to request through you, sir, the Honorable Minister. There is one medical college under construction that's in my parliamentary, Ongole parliamentary constituency in Andhra Pradesh, Markapuram, sir. Sir, that's a very backward area, and Prakasham district recently in this budget, that's 2 days back, Finance Minister has declared Prakasham as a backward area, sir. Sir, my request to you through you, sir, Honorable Minister, that these medical colleges already under construction also, please bring under 60-40 ratio of centrally sponsored scheme, sir. And I would like to include first as my parliamentary constituency, Markapuram Medical College, include that also in this centrally sponsored scheme, sir. Thank you, sir. माननीय सदस्यगणों, फिर आग्रह कर रहा हूं, मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं, मुझे 20 की 20 सूची के नंबर लिस्टेड नंबर लेने हैं. तो प्रश्न संक्षिप्त में पूछे, मंत्री जी भी संक्षिप्त में जवाब दो, तो 20 तक आएंगे. No, sir, I only respect his sentiments, and I would like to also enlighten him that we have also opened an All India Institute of Medical Sciences in Andhra Pradesh. Dr. C.N. Manjunath. My respects to the Honorable Speaker for having permitted me to speak on a supplementary question to number 65. In fact, before taking up that question, my hearty congratulations to Narendra Modi government and Honorable Health Minister for the exponential increase in the number of MBBS seats and postgraduate seats and medical colleges in this country. See, my question is, today road traffic accidents accounts for 13% of deaths in India, which is bigger than cancer deaths. So there is a need to have a polytrauma care center in our country. So I want to know from the Honorable Minister
that what is the government stand on establishing a 300-bedded polytrauma care center at National Institute of Mental Health and Neurosciences, Bangalore North Campus. So this is because we need to deliver a treatment in polytrauma cases within the golden hour. Otherwise, during the transit, a lot of people are dying. Then another thing, is there any proposal before the ministry to have a small polytrauma clinic for every 125 kilometers of national express highways? So these are two things. मंत्री जी, हाथ जेब में से बाहर। एक तो माननीय सदस्य गणों में आपसे आग्रह करता हूं कि हाथ जेब में डालकर सदन में नहीं आया करें, ठीक है ना। दूसरा आग्रह करना चाहता हूं, जब कोई माननीय सदस्य बोलता है, आप जो माननीय सदस्य, प्लीज, क्यों बोल रहे हो आप मंत्री जी बीच में? क्या पूछना चाहते हो बताओ, क्या पूछना चाहते हो आप? क्या हाथ में जेब में डालने के अलाउ करोगे आप? नहीं, आपसे नहीं पूछा मैंने। दूसरा, जब कोई माननीय सदस्य बोल रहा हो तो कोई भी माननीय सदस्य उस माननीय सदस्य को क्रॉस करके सामने नहीं बैठे, पीछे की जाके बैठ जाएं। जरूरत नहीं आप उनके सामने फ्रंट पे आकर बैठे। स्पीकर, another question is, we have Bangalore, we have Bangalore city and Bangalore rural area surrounding. We have 1,65,000 CGHS beneficiaries for the same size of beneficiaries. टाइम हो रहा है माननीय सदस्य। We have 17 CGHS dispensary in Hyderabad as well as in Chennai. But in Bangalore we have only 10. No. माननीय सदस्य, प्रश्नकाल में आप नए सदस्य हो, बहुत वरिष्ठ हो और आप बहुत वरिष्ठ डॉक्टर भी हो, फेमस डॉक्टर हो दुनिया के, लेकिन प्रश्नकाल में संक्षिप्त में प्रश्न पूछा जाता है। ओके, थैंक यू। माननीय मंत्री। No, honorable member has done a very good job, very good work in polytrauma, and his suggestion is welcome, and he has given he has asked me to look into it, that Nimhans can think of a polytrauma. Certainly, it's an ongoing process. We'll look into the matter, and as he has suggested that we should have a polytrauma unit on national highways on every 125 kilometers. It's not possible at this point of time, but yes, we have opened trauma units on national highways on different areas, and this is also an ongoing process which we are doing. श्री कीर्ति आजाद जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बहुत संक्षेप में मेरा ये ख से है जो प्रश्न है, द मेजर्स टेकन प्रपोज टू बी टेकन टू इम्प्रूव द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर इन रूरल एरियाज। वरिष्ठ नागरिकों को लेकर के है, उनकी संख्या बढ़ रही है। मेरा प्रश्न है कि ग्रामीण प्राथमिक चिकित्सालयों में बढ़ती उम्र से जुड़ी जटिल जघन्य संक्रामक जो बीमारियां होती है, उससे जूझने के लिए हमने क्या क्या उपाय किया है? क्योंकि हमारे पास खांसी, सर्दी, खांसी इन सब चीज़ों के लिए तो होता है, लेकिन ऐसी जटिल समस्याएं आती हैं एक जब आदमी वरिष्ठ नागरिक होता है, तो उसको जूझने के लिए हमने क्या किया है? ऐसी एक व्यवस्था मेरी जानकारी में केरला में है, क्या इसके बारे में हमें मंत्री जी बताएंगे? मैं माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने एक पहले कार्यक्रम शुरू किया था 2016 के आसपास, दैट वाज अबाउट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, और बाद में वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में बना है। इसके तहत हमने बहुत से इनिशिएटिव्स लिए हैं, और जो आपने कहा कि बुज़ुर्ग लोग और जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम आपसे ये शेयर करना चाहते हैं कि हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर 1,73,806 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन चुके हैं, जिस पर काम चल रहा है। दूसरा, हमारे यहाँ फ्री डायग्नोस्टिक्स और फ्री ट्रीटमेंट की भी व्यवस्था की गई है, और इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो फुटफॉल है वो 286 करोड़, जब से ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शुरू हुआ तब से 286.50 करोड़ का फुटफॉल हुआ है, और वो है 30/6/2024 तक, जिसमें से
38.2 करोड़ वेलनेस सेशंस हुए हैं। मैं बता रहा हूँ, 81.29 करोड़ हाइपरटेंशन के केसेस की स्क्रीनिंग हुई है, 71.48 करोड़ को डायबिटिक स्क्रीनिंग हुई है, 48.82 करोड़ तक ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग हुई है, 22.13 करोड़ तक ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग हुई है, 14.65 करोड़ की सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग हुई है और 25.19 करोड़ की टेली कंसल्टेशन हुई है और इस तरीके से कंसल्टेशन चल रहा है। कुल मिलाकर के जो मैं इसमें से आपको बताना चाहता हूं कि हमारी कोशिश है प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ केयर, जिसमें जेरियाटिक भी आते हैं। एनीबडी गोइंग टू दी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उनकी सब तरीके की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, डेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ से लेकर के हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रेसी, स्किन चेकिंग सारी की सारी होती है। अब जहां तक आपने जेरियाटिक के बारे में बात की, जहां तक में आपने जेरियाटिक की बात की, तो जेरियाटिक हेल्थ केयर के लिए हम लोगों का प्रयास ये है कि हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड अबव उसका प्रयास करें। जो रूरल हेल्थ की बात है उसमें हम लोग हमेशा जेरियाटिक केयर में भी लोगों का डिटेक्शन और उनको राइट अपॉर्चुनिटी के साथ उनको राइट इंस्टीट्यूशन में भेजना, ये हमारी जिम्मेवारी होती है। सुश्री प्रणीति शिंदे, संक्षिप्त में पूछना, समय हो गया, 12 बज गई है। नहीं सुनाई नहीं दे रहा। काफ़ी सारे PHCs हैं हमारे महाराष्ट्र में, देश में, जो अभी भी इल इक्विप्ड है। सिवाय अल्ट्रासाउंड देयर इज नो अदर मशीनरी इन दीज PHCs एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव टू कम टू द मेन सिविल हॉस्पिटल जो शहर में होता है। वहाँ पे फॉर एग्जांपल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए भी उनको सिविल हॉस्पिटल में आना पड़ता है, या ECG, एक साधारण ECG लेने के लिए भी उनको सिविल हॉस्पिटल में आना पड़ता है। तो ऑनरेबल मिनिस्टर, आई वुड लाइक टू आस्क यू थ्रू स्पीकर साहब, और यहाँ पे डॉक्टर्स भी नहीं रहते हैं, बहुत बार अतिरिक्त जिनके पास जिम्मेदारी होती है वो रहते हैं। सो आर यू गोइंग टू इक्विप ऑल द PHCs इन आवर कंट्री विथ ECG मशीन्स, विथ मोर अल्ट्रासाउंड मशीन्स, हैव अ डिसेबिलिटी सेंटर? जो स्वावलंबन पोर्टल है वो भी पिछले 3 महीनों से चल नहीं रहा है। क्या आप हर एक PHCs में ये सेंटर्स लगवा देंगे? माननीय मंत्री जी, समय 12 बज गए। मैं बड़े शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि जो हमने व्यवस्था की है वो इस प्रकार से है कि सब सेंटर्स में हम 106 मेडिसिन फ्री देते हैं और 14 टेस्ट फ्री करते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 172 मेडिसिन हम देते हैं और 63 टाइप के हम टेस्ट फ्री करते हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में हम 300 मेडिसिन देते हैं, 97 टाइप के टेस्ट हम फ्री करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में हम 381 फ्री मेडिसिन देते हैं और 134 टेस्ट फ्री करते हैं। जहाँ तक सवाल है, बहुत से प्रोग्राम्स को इन 10 सालों में हम लोगों ने अनफोल्ड किया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक किया है। आप सबको जान करके खुशी भी होगी कि हमारे डायलिसिस का प्रोग्राम कभी हम सोच नहीं सकते थे। लोग 250-250 किलोमीटर, 300-300 किलोमीटर डायलिसिस के लिए जाते थे। आज सब डिविजनल हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी हमने डायलिसिस का प्रोग्राम किया है। तो इस तरीके से हमारी कोशिश है कि आम आदमी को सरकार के तरफ से सुविधाएं स्वास्थ्य की मुहैया कराई जाए। माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। आप क्या बोलना चाहते थे? Yesterday, Sri Sukanto Majumdar, the Honorable Minister of Northeast Region, said that the North Bengal will be divided from. कहाँ पे कहा? सदन में तो नहीं कहा ना? बोला ना बाहर में। सदन में नहीं कहा ना? तो बाहर की बात सदन में चर्चा नहीं होगी। Listen, sir, kindly. Mr. Nishikanta Dubey. No. Please. Mr. Nishikanta Dubey has said in house. क्या? Mr. Nishikanta Dubey has said in the house. No. That the from 2 districts should be taken from the West Bengal. What is this? On the ground of the religion. उन्होंने अपना विशेष शून्यकाल में रखा, लेकिन हम जो बार के विषय उस पर चर्चा नहीं। Minister can say in the outside. आप कुछ बोलना चाहते थे?
टीसी मोहन टीसी मोहन टीसी मोहन जी, टीसी मोहन जी, टीसी मोहन जी बोलना है क्या आपको? बोलिए। Sir, in Karnataka there is a serious scam, sir. In Valmiki Nigam, more than 100 crores of money has been transferred in Benami account, sir. No. Benami account, sir. And the concerned minister also has been arrested. And the finance department is handled by none other than Chief Minister of Karnataka, CM Siddaramaiah. Without his consent, these amounts can... सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र ऐसे नहीं जी, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 से अर्जुन राम मेघवाल जी। कर्नाटक में बड़ा स्कैम हो। अर्जुन राम मेघवाल।